ज़्यादातर कैंडिडेट इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी को सिर्फ एनसीईआरटी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन असल में वे मार्क्स से कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी सोच को आकार दे रही हैं कि भविष्य के सिविल सर्वेंट की तरह कैसे सोचते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ ग्राफ, जीडीपी, पॉलिसी नहीं सिखाता। यह चुपचाप आपके फैसले को ट्रेन करता है कि कम रिसोर्स और कंपटीशन वाली दुनिया में समझदारी से कैसे चुनें। सोशियोलॉजी सिर्फ सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं करती, यह आपको एम्पैथी, सेंसिटिविटी और इमोशनल अवेयरनेस के साथ महसूस करना सिखाती है, जिससे आप लोगों के इमोशन और सोशल रियलिटी को समझने में सक्षम हो जाते हैं। एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज के इस एपिसोड में हम सिलेबस से आगे जाकर यह पता लगाएंगे कि दोनों सब्जेक्ट आपके माइंडसेट को कैसे आकार देते हैं, वह माइंडसेट जिसे यूपीएससी चुपचाप ऐसे एथिक्स और इंटरव्यू में ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड। एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ के तहत ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में बात की थी कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, दूसरे में किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, फिर तीसरे में हमने बात की थी हाउ साइंस इज़ ऑनेस्टी एंड ज्योग्राफी इज़ रीजनेबलनेस। चौथे पार्ट में बात किया था हाउ हिस्ट्री इज़ मैच्योरिटी एंड पॉलिटी इज़ जस्टिस एंड मॉडर्निटी। इस पर हम बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे हम कि हाउ इकोनॉमिक्स डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इकोनॉमिक्स ऑफर विजडम, हाउ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स शेप्स UPSC character, why sociology is called emotional intelligence, how NCERT sociology shapes UPSC character। फिर बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे दोनों का, why economics is wisdom and sociology is emotional intelligence। तो आइए बात करते हैं आज हम डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आज का पहला टॉपिक है, क्योंकि हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स विजडम कैसे है और सोशियोलॉजी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि विजडम क्या होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तब जाके जो है वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे उसको तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए हम इसकी मीनिंग जानते हैं कि विजडम क्या है। विजडम है द एबिलिटी टू मेक द राइट जजमेंट बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, इथिक्स, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज। यानी कि जो एक ऐसी क्षमता होती है सही निर्णय लेने की, जो आपके नॉलेज, आपके अनुभव और जो सोसाइटी का एथिक्स है तथा उसका जो लंबे समय में परिणाम आने वाला, उसको ध्यान में रखते हुए जो आप सही डिसीजन लेते हो तो कहलाता है विजडम। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि विजडम में जो है ना नॉलेज का यूज़ किया जाता है, अनुभव का यूज़ किया जाता है, सोसाइटी के एथिक्स का यूज़ और उसके परिणाम पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी निर्णय कुछ भी ले लें, वही आदमी बुद्धिमान कहलाता है जो लिए गए निर्णय का परिणाम का भी अनुमान लगा सके, उसके हिसाब से निर्णय ले, यानी फ्यूचर के बारे में भी वो सोचे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। इसमें जो है ना इमोशंस को समझने, उसको संतुलित करने और इमोशंस के अनुसार जो है रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि इसमें जो है ना हम सामने वाले के इमोशंस को और अपने इमोशंस को समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं। कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको मैनेज करो कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। यानी कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो। और फिर सामने वाला गुस्सा है तो आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करो क्यों गुस्सा है। ये नहीं कि आप बेगुस्सा हो उसको तुरंत प्रतिक्रिया दे दो। यानी कि आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो कि वो गुस्सा क्यों है, फिर तब आपको कूल रहना है, कैसे संभालना है इमोशंस को। ये जो क्षमता होती है ना, ये कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। योर ओन एंड अदर्स। विजडम इज अबाउट राइट जजमेंट। विजडम जो है ना राइट, सही निर्णय लेने के बारे में होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट राइट इमोशंस हैंडलिंग। आप जो है इमोशंस को जो है अच्छे से हैंडल करने के बारे में है, कैसे करते हैं आप। एक ऐसे में प्रश्न आया था, ये यूपीएससी का प्रश्न है, विजडम फाइंड ट्रूथ्स। 2019 में यूपीएससी में आया था, ये विजडम से रिलेटेड एक ऐसे आया था। 125 मार्क्स, समझ लो एक वर्ड पे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आगे देखते हैं। इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं दूसरे में। तो भी ये विजडम है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोर फोकस क्या है, ये जजमेंट एंड लाइफ डिसीजन। ये निर्णय लेता है और लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेता है। यह इमोशंस एंड रिलेशनशिप के बारे में है।
मेन क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, क्या सही चीज़ है जो करना चाहिए। फिर है हाउ विल पीपल फील एंड रिएक्ट, इसमें होता है कि लोग कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। नेचर क्या होता है, कॉग्निटिव एंड एथिकल, यानी इसमें बुद्धि और फिर जो है सोसाइटी के एथिक्स, नैतिकता के दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें साइकोलॉजी और सोशल, साइकोलॉजी क्या है उस पर बल दिया जाता है और सोशल के सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उस पर बल दिया जाता है। टाइम ये लॉन्ग टर्म पे बल देता है, टाइम हॉराइजन, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस जो लंबे समय के जो परिणाम आने वाले हैं उस पर बल दिया जाता है। ये इमीडिएट होता है और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट पड़ता है इसका, यानी ये तुरंत, जैसे आप किसी ने गुस्सा दिखाया तो आप तुरंत ही प्रतिक्रिया करोगे ना कि आपको शांत रहना है या जो भी एक्शन लेना है, तो ये तुरंत वाला होता है। इसमें डिसीजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है विजडम में। बेसिस क्या है इसका, इसमें जो है आप जो है अपने अनुभव के आधार पे लेते हैं, मूल्य जो है वो उस पर लेते हैं, और जो चीज़ें रिफ्लेक्शन में यानी जो घटित हो रही हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, जैसे आप जो चीज़ें देख रहे हो कि गरीबी है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, सरकार पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसको देख रहे हैं तब उसके लिए एक निवारण काम करेंगे ना कि गरीबी उन्मूलन के लिए आप कदम उठाएंगे, यानी कि वो जो है रिफ्लेक्शन के आधार पे आप निर्णय लेते हो। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, आप जो है सेल्फ अवेयर होते हैं, इम्पैथी अपने अंदर डेवलप करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। इसके आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, जैसे इसका बेसिस है ना कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, तो आप उतने अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा आपके अंदर। इम्पैथी है कि नहीं है, अगर आप अच्छे इम्पैथी वाले इंसान हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करें तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि अच्छे से कर लेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी और रेगुलेशन के आधार पे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है किसी व्यक्ति के अंदर। और विजडम कैसे होता है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, उसकी वैल्यूज़ क्या है, और वो जो है कितना चीज़ों को जो बाहर देख को समझ लेता है, कैसे उसका निर्णय ले लेता है, इससे विजडम जो है आती है अंदर। यूपीएससी में क्या रोल है, पॉलिसी जब आप बनाओगे तो वहाँ पे इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एथिक्स का पेपर है उसमें भी विजडम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक डीलिंग में इसका यूज़ होगा। फंक्शनल डिफरेंस क्या है, विजडम डिसाइड टू डायरेक्शन, विजडम जो होता है ना डायरेक्शन डिसाइड करता है कि पॉलिसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कहाँ पावर यूज़ होना चाहिए, जो है कब शांत रहना चाहिए, कब एक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना विजडम डिसाइड करता है, यानी कि ये डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेज द जर्नी, तो यहाँ पे डिसीजन ले लिए कि मुझे ये काम करना है तो उसको करने के लिए एक जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये क्या करता है, हाउ टू कम्युनिकेट द पॉलिसी, जैसे आपने कोई पॉलिसी बनाया तो उसको जाएंगे आप जनता के बीच लागू करने के लिए ना, तो उनको कैसे समझाना है। जैसे मान लीजिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पॉलिसी लाएँ, तो इसमें लोगों को जागरूक करना है कि आप जो है लड़कियों को पढ़ाइए, जल्दी कम एज में शादी मत करिए। इससे कम्युनिकेट करने के लिए क्या, आपको पहले उनके इमोशन समझेंगे, फिर उसको रेगुलेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपको ये कैसे गलत है। तो यहाँ पे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। और जैसे कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को कैसे आपको जो है हैंडल करना है, हाउ टू डील विथ एंगर, फियर एंड ग्रीफ, जैसे कोई क्रोधित है या दुखी है, या आप क्रोधित हैं दुखी हैं, आप क्रोधित हैं भयभीत हैं दुखी हैं, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि विजडम चूज द पाथ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, विजडम जो होती है ना चूज द पाथ, ये जो है रास्ता तय करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू वॉक दैट पाथ विद पीपल, और उस जो है रास्ते पे आप लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है। इसकी थिंकिंग स्टाइल क्या है, विजडम जो होता है ना रिफ्लेक्टिव होता है, यानी कि आप जो है जो चीज़ें देख रहे हैं फिर उस पर चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है, जो इसे आप जो है ना एकदम रियलिटी पे आप किसी चीज़ को पहुँचते हैं। जैसे आप मान लीजिए
भारत और अमेरिका का रिलेशन थोड़ा आजकल उतना सही नहीं है जितना पहले था। तो आप जो है ना पहले ही देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति चेंज हो गए, उनकी पॉलिसी जो है भारत के मतलब अपने हित में केवल ज़्यादा देखती है, इसलिए हमारे रिलेशन में थोड़ा तनाव आ गया है। तो फिर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जैसे टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो हमने नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम भी लगाते तो जो आयात हम कर रहे हैं वो महंगा पड़ जाता और रिलेशनशिप ख़राब हो जाता। तो हमने उसको लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हमने जो है अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाए। हम कहें चलो अभी देखते हैं, इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम चिंतन कर रहे हैं ना लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के बारे में, लॉन्ग टर्म के परिणाम क्या हो सकते हैं उस पर भी बल दे रहे हैं। तो यानी कि जो चिंतन करना होता है ना, विजडम में आपको चिंतन करना होता है सब चीज़ों, आप पिछले अनुभव पे भी ध्यान देते हैं, नॉलेज पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ का है कि हमारा सबसे बड़ा साझेदार है अमेरिका में, हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, वहाँ से हमारा पॉजिटिव है। तो हम उससे जो है ना कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जैसे रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो यह है लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। फिर दूसरा है एथिकल। आप विजडम में एथिक्स को भी ध्यान रखते हैं कि जो सोसाइटी सही और गलत सोसाइटी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको चीज़ें लेना है, क्या सही है क्या गलत है। फिर आप लॉन्ग टर्म पे भी ध्यान देते हैं, उसका परिणाम क्या होगा आपके डिसीजन, उस पर भी बल देते हैं। और ये जो होता है ना थोड़ा स्लो होता है और डेलिब्रेट होता है, यानी कि इसमें जो है काफ़ी गहन चर्चा वाद विवाद करके जब हम लेते हैं डिसीजन ना, तो तब लेते हैं काफ़ी सोच समझ के, आप तुरंत नहीं लेते। तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये जो होता है सेंसिटिव, आपकी थिंकिंग स्टाइल जो है काफ़ी सेंसिटिव होती है, एम्पैथेटिक होती है। जब आप सेंसिटिव होते हैं तो थोड़ा जब निर्णय लेते हैं तो आप जो है सहानुभूति दिखाते हुए निर्णय लेते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है, आपको यह ध्यान रखना होता है कि रिलेशनशिप बिगड़े ना। मैनेज, इसमें मैं फीलिंग को मैनेज किया जाता है, एक्सेसिव जो फीलिंग होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है ताकि उसका आउटकम जो है ख़राब ना हो। ऑफन इमीडिएट एंड इंटरपर्सनल, ये जो होती है ना तुरंत होता है, इमोशंस वाली इमोशनल चीज़ें जो होती है ना वो तुरंत उस पर रिएक्शन होता है। और ये जो है दो लोगों के बीच होती है, इंटरपर्सनल होती है। व्हाट इज आस्क, wisdom is ask, is this right, just and ethical action. Emotional intelligence asks, how will the affect emotions, relationship and behavior. Practical difference, if someone criticize you, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हैं, कोई अगर आपकी आलोचना करता है तो यू स्टे कॉम, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विथ एम्पैथी। जब कोई गुस्से में बात कर रहा है तो आप एकदम शांत रहेंगे, समझेंगे कि वो परेशानी में है इसलिए ऐसा कर रहा है। विजडम, you also ask whether the criticism carries truth with lesson or moral insight to take. जब कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो जब आपके अंदर विजडम है तो आप सोचेंगे क्या ये बात सही है, क्या जिस वजह से वो गुस्सा कर रहा है वो जायज़ है, इससे क्या लेसन लिया जा सकता है। ये चीज़ें जब आपके अंदर विजडम होगी तो आप निर्णय ले पाओगे। इन डिसीजन मेकिंग एआई जो है प्रोटेक्ट्स रिलेशनशिप, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करता है, इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। विजडम प्रोटेक्ट्स इथिक्स, विजडम क्या है, ये एथिक्स की रक्षा करते हैं, जस्टिस लाता है और लॉन्ग टर्म आउटकम पे बल देता है। ये चीज़ें होगी। तो अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक इकोनॉमिक्स पर, क्योंकि हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। उसमें है इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम आज, बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे कि वहाँ से कौन कौन से करेक्टर डेवलप होते हैं एक एस्पिरेंट के अंदर जब वो एनसीईआरटी पढ़ता है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ अ विजडम, अभी हमने बात की कि विजडम क्या होता है, तो अब देखते हैं कि वो चीज़ें जो हमने विजडम में पढ़ी कि क्या होता है वो कैसे इकोनॉमिक्स एक जो है व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। इकोनॉमिक्स इज विजडम बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेविगेट ट्रेड्स ऑफ, ये जो है ना एक फ्रेमवर्क देता है नेविगेटिंग टू ट्रेड्स ऑफ। ट्रेड्स ऑफ होता है ना कि आप कोई भी डिसीजन लोगे जब तो उसके कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जैसे आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो तो ना उसमें नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सामने वाला कहता है आप थोड़ा कम कर दो, आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे लाइफ के जितने भी डिसीजन होते हैं ना तो उसमें आपको नेगोशिएशन करना ही पड़ता है। आप क्योंकि आपके पास जो है लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है कि आपको पढ़ना है। तो दोस्तों से थोड़ा पहले जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचता था, तो आप दोस्तों को, रिलेटिव्स को,
फैमिली में ज़्यादा टाइम देते थे। लेकिन अब जो है आपको इधर यूपीएससी का सिलेबस अगर क्लियर करना है तो आपको इधर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि आपको समय अब कम बच रहा है तो उधर से कटौती करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रेड्स ऑफ है। ये चीज़ें इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है, और जब आप वो सीख लोगे ना तो पर्सनल लाइफ में भी आप उसका यूज़ कर पाओगे। फिर आगे इसको और हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताया हूँ। अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म अनसीन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस मेकिंग डिसीजन द लीड टू ग्रेटर वेल बीइंग फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें जो है ना इकोनॉमिक्स सिखाती है। और यही है विजडम कहलाता है, विजडम भी यही बताता है। इकोनॉमिक्स ऑफर विजडम, इसका पहला है ना चूजिंग वाइजली विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि आप जो है जो निर्णय आप ले रहे हो उसको जो है ना बुद्धिमानी पूर्वक लीजिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। कोई भी हो, एनर्जी के तौर पे आपके पास एनर्जी जो है लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, यानी कि आपके पास जो रिसोर्स है ना वो लिमिटेड है। तो आप जो है ना बुद्धिमानी से ऐसा लीजिए जहाँ पे जो है रिसोर्स का जो है मैक्सिमम यूज हो सके, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। तो लाइफ गिव्स अस अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड मीन्स। जो हमारी इच्छाएं जो है ना अनलिमिटेड होती है, बट लेकिन हमारे पास रिसोर्स जो है ना लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमको जो निर्णय लेना है काफ़ी बुद्धिमानी से लेना होता है कि जो हमारे लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण है वो लें, ना कि जो कम महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपनी लाइफ को देखिए कि आपके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है, घूमना, एंजॉय करना, लोगों से बात करना, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण काम है, तो इसको आप बाद में कर सकते हो जब टाइम बचे तो। लेकिन आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो आप उसको प्रियोरिटाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टीचेज अस विजडम ऑफ चॉइस। आपके पास जो विकल्प है, मान लीजिए पढ़ना और घूमना, दो विकल्प है, तो आप बुद्धिमानी से कौन सा ले सकते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, तो आपको डिसाइड करना है किसको प्रियोरिटाइज किया जाए, कौन सा निर्णय लेके आज हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है। व्हाट टू यूज, ये तो सिखाता है विजडम ऑफ चॉइस। व्हाट टू यूज, कैसे यूज करें। व्हाट टू सेव, क्या सेव करें। व्हाट टू प्रियोरिटाइज, यानी कि क्या यूज करना है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई का स्टडी का ही लेते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या यूज करना है, बुक से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। व्हाट टू सेव, आपको क्या सेव करना है, एनर्जी, टाइम, मनी, क्या सेव करना है आपके लिए, ये बुद्धिमानी से नहीं ली। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप जाके वहाँ जाएंगे, कोचिंग में एडमिशन लेंगे और रोज़ आएंगे जाएंगे, यानी कि इसमें 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। फिर ऑफलाइन कोचिंग महंगी है, आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा है कि थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। वहाँ पे जो आप रूम पे जो है आप लापरवाही कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, दूसरे दिन के लिए टाल सकते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आप वहाँ पे टाल नहीं सकते, वहाँ पे जाएंगे और पढ़ेंगे। तो यानी कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 घंटा बचाना है, या रेगुलरिटी लानी है, या पैसा बचाना है, क्योंकि ऑफलाइन का पैसा जो है ज़्यादा लगता है, तो पैसा बचाना है, क्या करना है आपको डिसाइड करना है। अगर आपके लिए समय महत्वपूर्ण है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले लेंगे कि आप रूम पे ही पढ़ लेंगे, आपको जो आने जाने में 1-1.5 घंटा खर्च हो जा रहा है उसको आप बचाएंगे। आपके लिए पैसा अगर महत्वपूर्ण है तो आप जो है ऑनलाइन कोचिंग करेंगे क्योंकि वो सस्ती है। आप अगर जो है आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप जो है ऑफलाइन चूज़ करेंगे, क्योंकि आप रूम पे अगर ले लेते हैं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी ये क्या कर रहा है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सेव करना चाह रहे हो, टाइम, मनी या एनर्जी। तो ये आपको जो है ना यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। व्हाट टू प्रियोरिटाइज, जैसे आपको 2 काम है, एक है दोस्तों के साथ घूमने जाना है, दूसरा पढ़ना है, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना वो प्रियोरिटाइज करेगा कि मुझे ये पढ़ना है। जैसे आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप प्रियोरिटाइज करोगे कौन सा सब्जेक्ट आपको कमज़ोर है, उसको ज़्यादा टाइम दोगे आप। कौन सा जो है आसान है उसको जो है आप सबसे लास्ट में रखोगे। जब एनर्जी कम रहेगी तो आप उससे उस पर कार्य करोगे। ये क्या है, प्रियोरिटाइज करना भी सिखाता है, क्या, विजडम। और ये चीज़ क्या इकोनॉमिक्स सिखाती है, इकोनॉमिक्स कैसे सिखाती है। जैसे जब आप पॉलिसी बनाते हो तो आपको उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी है, या जो है लेबर ज़्यादा यूज़ करना है, ये आप डिसाइड करते हो। और पॉलिसी किसके लिए बनानी है, गरीबों के लिए बनानी है। कौन से पेड़ काटने पड़ेंगे, कहाँ डैम बनाना सही रहेगा, डैम के लिए कौन कौन से सामग्री आप यूज़ करोगे, वहाँ आप यूज़ करोगे। और उसमें आपको सेव क्या करना है, जंगल सेव करना है, या आपको जो पोल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए आपको जो है एयर
जंगल की ज़रूरत पड़ती है ना। या तो आप बिजली वहाँ पे जो बना रहे हैं, तो बिजली पे जो पोल्यूशन हो रहा है कोयला जला के, उसको आपको सेव करना है, वो डिसीजन ले तो आपको प्रायोरिटाइज़ क्या करना है कि आपको जंगल बचाना है या कोयले से होने वाले प्रदूषण से बचाना है। आप किसको प्रायोरिटाइज़ करोगे? यानी यहाँ पे देखो नेगोशिएशन यहाँ पे आ जाता है, ट्रेड्स ऑफ जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे आ गया। अब आपको देखना है कि कोयला जलाना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है या जंगल काटना। अगर मान लीजिए 10 पेड़ काट के और हम वहाँ पे कोई डैम बना दे रहे हैं जो कि कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली से ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है, तो प्रदूषण की जो समस्या है उसका निवारण हम कर सकते हैं ना, यानी वो लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि जो हम जंगल काट के पावर प्लांट बना रहे हैं उससे जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो जो है जंगल जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा था उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम उसको नहीं करेंगे। यानी हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसका जो आउटकम आ रहा है क्या दोनों संतुलित हो पा रहे हैं, ये चीज़। ट्रू विजडम नोइंग दैट नॉट एवरीथिंग कैन बी हैड, सो चूज व्हाट मैटर मोस्ट। यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, विजडम यही है जो कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है तो उसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम चुनें, ये चीज़ है। फिर बैलेंसिंग टुडे एंड टुमारो, विजडम जो है ना बैलेंस करता है आज को और आने वाले कल को। कैसे? विजडम इज नॉट लिविंग ओनली फॉर द मोमेंट, ये तुरंत आप जो आज में नहीं जीते हैं, आपको भविष्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। इकोनॉमिक्स स्ट्रेस आता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो हम भविष्य के लिए सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी जैसे जो हम पॉलिसी बनाते हैं ना, तो सेविंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है। इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सस्टेनेबल जो है सतत विकास के ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है। तो सिक्योरिंग द फ्यूचर विथ इंजॉइंग द प्रेजेंट, यानी आप जो है प्रेजेंट को इंजॉय करते हुए आप फ्यूचर को सिक्योर करते हो। और यही हमें जो है पर्सनल लाइफ में यूज़ करना है कि आपको सेव करना है, मनी भी सेव करनी है, टाइम भी सेव करनी है, इन्वेस्ट करना है कि आप बुक में अच्छी बुक आप लें, आपके पास रिसोर्स अच्छा हो, तभी तो आप जो है अच्छा आउटकम आ पाएगा आपका। सस्टेनेबल यानी कि आपको जो है 1 घंटा 18 घंटे पढ़ लिए, फिर पता चला 2 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यानी आपको जो है ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप रेगुलरिटी रखें, बर्न आउट ना हो। आप लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, मैराथन है, आप यहाँ पे जो है 1-2 दिन में नहीं कर सकते आपको। और फिर जो है आपको मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, कहीं आप बीमार पड़ गए तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपको हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक से खा नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। पता चला 15 दिन आप जम के पढ़े, फिर 1 महीना बीमार हो गए, हेल्थ भी आपने ख़राब कर लिया। तो आपको भी इस तरह से इकोनॉमिक्स वाली विजडम आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बजट और इवन हाउस होल्ड डिसाइडिंग बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। गवर्नमेंट जो बजट लाती है ना, वो लोगों की सेविंग और एक्सपेंडिंग को जो है काफ़ी हद तक डिसाइड कर देती है। अंडरस्टैंडिंग causes एंड consequences, इकोनॉमिक्स शो हाउ एवरी डिसीजन हैज़ कॉस्ट एंड इफेक्ट। इकोनॉमिक्स होती है ना कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसकी कॉस्ट होती है और उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, किस कोचिंग का कर रहे हो, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट होगा ना, और फिर इसको इफेक्ट भी पड़ेगा। अगर वहाँ पे अच्छे टीचर हैं तो आपको अच्छा पढ़ने को मिलेगा, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो। ये चीज़ें जो है ना हम यहाँ से इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे करेक्टर में डेवलप करती है। एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिक्स का देखते हैं, सब्सिडी में हेल्प नाउ बट क्रिएट फिजिकल बर्डन लेटर। अभी तो सब्सिडी जब आप दे देते हो तो उन लोगों की हेल्प करता है, लेकिन उसका फिजिकल बर्डन पे काफ़ी पड़ जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए जो है काफ़ी कभी कभी हानिकारक हो जाता है जब सब्सिडी का मिसयूज होने लगता है। विजडम थिंकिंग नॉट जस्ट इमीडिएट कंफर्ट बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट, यानी कि हम जो है बस इमीडिएट जो आपको फ़ायदा हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, उसका लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ये सिखाती है कौन? इकोनॉमिक्स। चौथा है लर्निंग फ्रॉम साइकिल, इकोनॉमिक एक्सेप्ट अप्स एंड डाउन्स। देखिए इकोनॉमिक्स में जो होता है ना, कभी तेज़ी कभी मंदी आती रहती है, तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना ये आते रहते हैं, यानी कभी बूम आएगा कभी रिसेशन आएगी। विजडम इज नॉट पैनिक इन क्राइसिस, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं यानी जो विजडम होती है ना, कहती है आप पैनिक मत होइए। नॉर एरोगेंस इन प्रॉस्पेरिटी, जब आप अच्छे टाइम में तो आपको एरोगेंस नहीं दिखाना है, और जब आप बुरे समय में गुजरे तो आपको पैनिक भी नहीं दिखाना है, बट बैलेंस, आपको बैलेंस रखना है कि हाँ ये जो है अप डाउन्स आते रहते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स ट्रेन्स अस इन दिस मेच्योरिटी, यानी कि हमें जो है ना इकोनॉमिक्स ट्रेन करती है, मेच्योरिटी लाती है, यानी कि आपके भी हमारे पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हमें जो है वहाँ पे काम रहना चाहिए एकदम, मतलब मेच्योर। चलो ठीक है आज फेल हो गए कोई बात नहीं, एक फिल्म फेल हो गए,
कोई बात नहीं है, अब फिर से देंगे क्योंकि ये तो इसका पार्ट ही है। कोई समस्या आ गई घर पे या कुछ आपके साथ गलत हो गया तो आपको एकदम कूल रहना है। ये कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। और आपके अंदर वो करेक्टर डेवलप करती है, हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इकोनॉमिक्स जो है ना, हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये भाईचारा डेवलप करती है व्यक्ति और सोसाइटी के बीच में। कैसे? विजडम इज नॉट सेल्फिशनेस, इट्स बैलेंस। विजडम जो होती है ना वो स्वार्थी नहीं होती, वो बस बैलेंस करके चीज़ें चलती है। इकोनॉमिक्स कनेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट विथ कलेक्टिव गुड। वो जो है पर्सनल इंटरेस्ट को जो है ना, जो व्यक्तिगत तौर पे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको जो है सामूहिक रूप से कैसे वो फ़ायदेमंद हो सकता वो डिसाइड करती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम। जैसे टैक्सेशन, वेलफेयर, मार्केट्स। टैक्स किस पे लगता है? इंडिविजुअल पे लगता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, तो इंडिविजुअल हुआ। जो आयकर है, इनकम टैक्स है, वो व्यक्ति की आय, एक एक व्यक्ति की आय पे लगता है। यानी जब हम टैक्स लेते हैं तो टैक्स क्या ले रहे हैं? एक व्यक्ति से ले रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या कर रहे हैं कि हम पॉलिसी बनाते हैं, जैसे सड़क बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, तो यानी कि ये पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। यानी ये कलेक्टिव गुड बना रहे हैं। ले रहे हैं पर्सनल, लेकिन बना रहे हैं क्या? तो यानी कि पर्सनल और सोसाइटी दोनों में हार्मनी आ रही है ना भाई। जब इसका पैसा खर्च हुआ है आज भी, तो इसको भी तो अच्छा लगेगा, चलो हमारा पैसा सरकार ले रही है और लोगों की वेलफेयर कर रही है, रोड बना रही है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, पूरा देश डेवलप कर रहा है। तो यानी क्या आ रही है? हार्मनी आ रही है। तो ये वाइज इकोनॉमी, ग्रोथ विथ फेयरनेस। जो वाइज इकोनॉमी होती है ना, उसमें ग्रोथ विथ फेयरनेस, यानी उसमें फेयरनेस होता है, जस्टिस होता है। यानी कि हम जो है टैक्स ले रहे हैं, जो ज़्यादा जिनकी आय हो रही है उनसे टैक्स ले रहे हैं, और फिर जो है उसका यूज कर रहे हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो यानी कि ये फेयरनेस हो गया ना। इस इन द शॉर्ट, इकोनॉमिक्स इज विजडम बिकॉज इट टीचेज अस द आर्ट ऑफ चूजिंग वेल, balancing present and future, seeing the long-term consequences and harmonize the individual needs with society well-being। अभी वो जो चीज़ें पढ़ी हमने वो इसमें बता रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, हमें जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसको बढ़िया से कैसे लें और बैलेंस कैसे करें प्रेजेंट और फ्यूचर का, और उसके परिणाम को देखें, और जो है हार्मोनाइज इंडिविजुअल नीड्स विथ सोसाइटी वेल-बीइंग। ये चीज़ें होंगी हमारे